नमस्कार। आज हम समझने जा रहे हैं भारत के यूनियन बजट को, मतलब साल की वो सबसे बड़ी फाइनेंशियल हेडलाइन जो हम सब पे असर डालती है। तो चलिए इसे मिलकर डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। सोचिए जरा, 140 करोड़ लोगों का देश आखिर पूरे एक साल के लिए अपनी फाइनेंसेस की प्लानिंग करता कैसे है? सवाल जितना बड़ा है, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये तो देश की फ्यूचर प्लानिंग का एक ब्लूप्रिंट है। यहाँ एक मजेदार बात है, पता है, जिस बजट शब्द को हम सब साल भर सुनते हैं, वो हमारे संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। तो सवाल उठता है कि फिर सरकार संसद में पेश क्या करती है? इसका असली और ऑफिशियल नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। संविधान के आर्टिकल 112 में इसी का जिक्र है। सीधी सीधी भाषा में कहें तो ये सरकार की कमाई और खर्च का एक सालाना हिसाब किताब है, एक तरह का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड। ये हमें बताता है कि आने वाले साल में पैसा कहां से आएगा और कहां कहां खर्च होगा। तो चलिए सरकार के इस बटुए को जरा खोल कर देखते हैं। देखिए, किसी भी बजट की तरह इसके भी दो ही मेन हिस्से होते हैं, है ना? पहला आमदनी, मतलब पैसा आ कहां से रहा है, और दूसरा खर्च, यानी पैसा जा कहां रहा है। अब सरकार की आमदनी, इसके दो रास्ते हैं। पहला है रेवेन्यू रिसीट्स। इससे आप सरकार की रेगुलर इनकम समझ लीजिए, जैसे हम जो इनकम टैक्स या जीएसटी देते हैं वो सब। इस पैसे पर सरकार की कोई देनदारी नहीं बनती। दूसरा रास्ता है कैपिटल रिसीट्स। ये वो पैसा है जो सरकार या तो उधार लेकर जुटाती है या फिर किसी सरकारी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचकर। मतलब इससे या तो कर्ज बढ़ता है या संपत्ति घटती है। ठीक है, तो ये तो हो गई आमदनी की बात। अब आते हैं खर्च पर। ये भी दो तरह का होता है। एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी सरकार के रोजमर्रा के खर्चे। सोचिए, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, सब्सिडीज, ये सब। इससे कोई एसेट नहीं बनता। और दूसरी तरफ है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये है देश के भविष्य पर किया गया इन्वेस्टमेंट, जैसे नई सड़कें बनाना, पोर्ट्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना। असल में यही वो खर्च है जो लॉन्ग टर्म में देश की ग्रोथ को फ्यूल करता है। इन दोनों में फर्क याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आज की जरूरतें पूरी करता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कल की मजबूती बनाता है। देखिए, देश चलाने के लिए दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन एक मजबूत भविष्य के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जोर देना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये तो हो गई सारी थियरी। अब चलिए इसे जरा रियल वर्ल्ड से जोड़कर देखते हैं कि इस साल के बजट में इन कॉन्सेप्ट्स का मतलब असल में क्या निकला। तो इस साल बजट का कुल साइज है 50.65 लाख करोड़ रुपए। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे इमेजिन करना भी मुश्किल है ना? ये आंकड़ा हमारी इकोनॉमी का स्केल और सरकार के एम्बिशंस दोनों को दिखाता है। इन बड़े बड़े नंबर्स के बीच आम लोगों के लिए जो सबसे बड़ी खबर होती है वो अक्सर टैक्स से जुड़ी होती है। नई टैक्स रिजीम में अब कई लोगों के लिए 12 लाख तक की सालाना आय पर भी इफेक्टिवली कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे लाखों मिडिल क्लास परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए सरकार इस बार 4 इंजनों पर दांव लगा रही है। ये हैं एग्रीकल्चर, एमएसएमई यानी हमारे छोटे और मझोले उद्योग, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। बजट का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं सेक्टर्स को बूस्ट करने पर फोकस्ड है, ताकि जॉब्स क्रिएट हों और ग्रोथ बढ़े। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत जरूरी टर्म पर, फिस्कल डेफिसिट, जिसे हम राजकोषीय घाटा भी कहते हैं। एकदम आसान शब्दों में समझें तो यह सरकार की आमदनी और खर्च के बीच का अंतर है। मतलब जब सरकार कमाती कम है और खर्च ज्यादा करती है, तो उस गैप को भरने के लिए उसे उधार लेना पड़ता है। बस वही उधार फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। अब देखिए, किसी भी देश की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए इस घाटे पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होता है। तो सरकार का लक्ष्य इससे जीडीपी के 4.4% तक लाने का है। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार अपनी उधारी कम करना चाहती है। इससे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आती है और भविष्य में ब्याज चुकाने का बोझ भी कम होता है। तो ये तो हो गए बजट के हाइलाइट्स, पर ये बजट बनता कैसे है? ये सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर की एक स्पीच नहीं होती। इसके पीछे एक लंबी पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, जिसके बाद ही ये फाइनेंशियल प्लान देश का कानून बनता है। मोटे तौर पर देखें तो इसके 3 बड़े स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर इसे संसद में पेश करते हैं। इसके बाद पार्लियामेंट्री कमिटीज हर मंत्रालय के खर्च के प्रपोजल्स की बारीकी से जांच पड़ताल करती हैं, और आखिर में संसद में इस पर वोटिंग होती है और पास होने के बाद ही ये लागू हो पाता है। और यहाँ एक सबसे जरूरी बात है,
सरकार बजट पास होने के बाद भी अपनी मर्जी से पैसा नहीं निकाल सकती। नहीं, उसे संसद से एक और बिल पास करवाना पड़ता है, जिसे कहते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। इसे आप देश की तिजोरी की चाबी समझ सकते हैं। जब तक ये चाबी मतलब ये बिल पास नहीं होता, सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी देश के मुख्य खजाने से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकती। तो इन सब आंकड़ों, इन शब्दों और प्रक्रियाओं का आखिर मतलब क्या है? ये बजट एक आम नागरिक की जिंदगी पर कैसे असर डालता है? देखिए, बजट सिर्फ नंबर्स का एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये देश का आईना है। ये हमें बताता है कि सरकार की प्रायोरिटीज क्या हैं। क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस कर रही है या सोशल वेलफेयर पे? यही हमारी इकोनॉमी की डायरेक्शन तय करता है और आने वाले साल के लिए देश का इरादा साफ साफ बयान करता है। तो आखिर में बजट सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है। ये इस बात का ऐलान है कि एक देश के तौर पर हम आने वाले कल में कहाँ जाना चाहते हैं। तो सवाल यही है कि इस साल की प्रायोरिटीज हमारे भविष्य के बारे में क्या कहानी कह रही हैं।